morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are continuing with the revision of SBIL, wherein we are starting with the chapter Payment of Wages Act 1936. So, Payment of Wages Act is the chapter which we are going to revise today. लॉ वेजेस में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. तो देखिए स्टूडेंट, आपका वेजेस करके एक चैप्टर है, एक यूनिट है एसबीआईएल में, जिसमें पेमेंट ऑफ वेजेस है, मिनिमम वेजेस है, बोनस है और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है. तो राइट नाउ वी आर रिवाइजिंग पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. अब बच्चों को लगता है कि ये एक यूनिट है. अब एक यूनिट में चार चैप्टर है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब एक यूनिट में से आएगा या पर चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा. देखिए आईसीएसआई का कोई एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है कि पेमेंट ऑफ वेजेस में से 5 मार्क का आएगा, मिनिमम वेजेस में 4 मार्क का आएगा. ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिया जाता मार्किंग स्कीम, नॉट एट ऑल. आपको एक प्रोबेबिलिटी वाइज आप देखते हो कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन और कितने मार्क्स का आया हुआ है. हो सकता है कि पेमेंट ऑफ वेजेस से पिछली बार 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया हो, इस बार एक भी क्वेश्चन आए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन हम अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बस इंपॉर्टेंस दे सकते हैं किसी चैप्टर को और थोड़े दूसरे चैप्टर को थोड़ा कम कर सकते हैं. पर बिल्कुल ऐसा अ, छोड़ दें कि पेमेंट ऑफ वेजेस से क्वेश्चन आया तो वहीं से आएगा अभी भी, तो ऐसा आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं होता. आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, जो आ जाएगा एग्जाम में वी विल डू. दैट इज द टेस्टिंग ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल, राइट. मैंने बोला आपको ICSI is not only testing you on academic basis, but vigilance, how vigilant you are, how you will be able to control yourself in exams, and how you will be able to control yourself matlab control your anxiety and everything, how you able to manage time. So they are looking up all the qualities in a professional. ठीक है. तो आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो सिर्फ पेपर देकर, तो आप सोचो कि आपको सिर्फ ऐसे तो कोई भी सीएस बन जाए, तो सारी क्वालिटीज देखी जाती हैं. इवन टॉप ऑफ दैट, even after you become a company secretary, I want to give you this piece of advice, that there are a lot of other things you need to work on, right? Because ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन को ले लो, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सीएस, who are doing really good in their career, really good in their profession, including CS, anybody, doctor, lawyers, yes, anybody, CA, you can take anyone. But there are few who, even after becoming a professional, are not doing very good in their career. So there are a lot of other factors that affect, राइट. लेकिन अभी हमारा मोटो है कि अभी तो एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम पेपर क्लियर करें और अच्छे से क्लियर करें. एंड आई एश्योर यू वन थिंग, once you do the revision from all my videos, you will not require to do it otherwise from module or from notes or from somewhere else, because all my revision classes are completely covering all the topics. Not in short, I'm not even taking the keywords, I'm taking all the detailed revision. अगर मैं ये चैप्टर नॉर्मली भी कराऊंगी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो इसी पीपीटी में से कराऊंगी. ऑब्वियसली एड एडिशन होगा इसमें, पर जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें आपके मॉड्यूल से हैं. तो ऐसा नहीं रिविजन करा, टाइम वेस्ट कर लिया, फिर अब मॉड्यूल देख रहे हैं उसमें 4 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो नहीं कराया टीचर ने, अब वो भी कर रहे हो, और फिर लिखित में भी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो. नॉट एट ऑल. आई हैव ऑलवेज एडवाइज्ड, start the video, do the chapter, and start doing the writing practice simultaneously, so that वो chapter उतने समय में हो जाए, right? चलिए, law of wages, payment of wages act 1936, since its revision, so we need to like speed up also. Payment of wages act regulates the payment of wages. तो payment of wages act जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है 1936. So it regulates payment of wages. It contains provisions relating to payment of wages. Why this act came? क्या जरूरत थी? ऐसा क्या था कि एक्ट हम आया हमारे legislation, ये legislation बना क्यों? 1926, the Indian government communicated with neighboring governments to learn more about situation of wage payment to workers in industry. On 15 February 1935, the payment of wages bill based on indistinguishable criteria from the former bill 1933 but completely restored was introduced in the legislative assembly. So this is just giving you an introduction. I would not say learn it with the dates and by heart, not at all. You just have to read it.
The Payment of Wages Bill 1935 was passed by Legislative Assembly and revised the Assent on 23rd April 1936. It came on the statute book, the Payment of Wages Act 1936. मेजर एक जो एक हॉल्ट देखा जाता है वर्कर के साथ वो ये है कि वर्कर बेचारे दिन रात काम करते हैं वेजेस के लिए और उनको टाइमली वेजेस ही नहीं पे करी जाती है। लॉट ऑफ अननेसेसरी डिडक्शंस होती हैं, तुमने ये गलती कर दी, तुमने वो कर दिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पेमेंट में एम्प्लॉयर्स जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं वर्कर को। So again, this act is for legitimate payment. This act is for timely payment of wages. This act is for to protect the right of the workers. So definitely this act is very important from workers point of view. क्योंकि इस एक्ट ने वो सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करा है जो वर्कर दे हैव अ क्वेश्चन मार्क व्हेन इट कम्स टू पेमेंट ऑफ wages. 1936. The payment of wages govern how wages are paid to employees. The statute is intended to protect, as I said, this act is going to protect employees from unlawful employer deduction or unjustifiable salary delays. Right? Object and scope. The main object is to eliminate all the malpractices by laying down the time, mode of payment of wages, as well as securing that the workers are paid their wages at regular intervals without any deduction. तो दो तीन दिक्कतें देखी गई थी। देखो, जब भी कोई लॉ बनता है, किसी दिक्कत को रिजॉल्व कर रहा है, जितने भी आप कानून उठा के देख लीजिए, वो जो भी प्रोविजंस बता रहे हैं, तो किसी ना किसी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन ही बता रहे होते हैं, राइट? इस एक्ट में पेमेंट ऑफ वेजेस, तो पेमेंट क्या एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा है वर्कर को? कर रहा होगा, टाइम पे नहीं कर रहा, डिडक्शन करके कर रहा है, बहुत बार मिस कर देता है पेमेंट एंड वर्कर बीइंग अ वेरी डोमिनेंट सेक्टर segment labor, they are very dominated by their employers. They are not able to raise their voice also. ठीक है ना? They don't find themselves any protection to raise their voice against this. So this act is going to protect the rights of the worker. In order to enlarge the scope and provide for more effective enforcement, the act empowering the government to enhance the sealing by notification in future. That is like they're telling कि आपको this act should be covered for all the workers. इसमें सीलिंग लिमिट को बढ़ा देना चाहिए कि जिसकी वेजेस इतने से इतने हैं वो भी इस एक्ट में आता है. The act extends to whole of India, right? Applicability, it is applicable on factory, railways and industrial or other establishment. तो ये किस किस पे लग रहा है? फैक्ट्री पे लग रहा है, रेलवेज पे लग रहा है, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पे लग रहा है। पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब लेबर कहाँ देखे जाते हैं? लेबर का बहुत ज्यादा कनेक्शन मैन्युफैक्चरिंग से होता है। आपने देखा ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, यहाँ पे labor are more dominantly seen. ठीक है, so they are applicable on factories, they are applicable on railways, they are applicable on industrial और other establishment. So other establishment में भी बहुत सारे establishments आ जाते हैं। फैक्ट्री, रेलवेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे तो लग ही रहा है। डेफिनेशंस हम नहीं करते हैं, एग्जाम में पूछता भी नहीं है, सो लेट्स नॉट डू इट। बट एम्प्लॉयड पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज अ एम्प्लॉय देयर एंड इवन इंक्लूडिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एम्प्लॉयर मतलब जिसने आपको रखा है, इंक्लूडिंग देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फैक्ट्री मीन्स आपने क्लॉज एम सेक्शन 2 में फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ी है फैक्ट्री की डेफिनेशन। इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट में क्या आ रहा है? ट्रैमवे, एयरवेज, डॉक वॉफ, इनलैंड वेसल, माइंस, प्लांटेशन, वर्कशॉप, कंस्ट्रक्शन। आपने इतनी पिक्चर क्यों बना के दी है हमें ये तो नहीं बनाना एग्जाम में। देन व्हाई दिस? दिस इज बिकॉज अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कोई केस स्टडी के फॉर्म में आ जाता है कि मिस्टर ए है, वो डॉक वॉर्फ में काम कर रहा है एज अ एम्प्लॉय, उसको टाइमली पेमेंट नहीं हुआ वेजेस का एंड उसके वेजेस से काफी डिडक्शंस भी हो रहा है, हुआ है, मतलब टाइमली पेमेंट नहीं हुआ और दूसरा जो पेमेंट हुआ भी उसमें बहुत डिडक्शन है, अनऑथराइज्ड डिडक्शन। सो इज देयर एनी लॉ फॉर द पर्सन वर्किंग इन डॉक वॉर्फ? डॉक वॉर्फ होता है जहाँ पे ये शिप वेसल आके रुकती है ना, दैट एरिया इज कॉल्ड अ डॉक वॉर्फ। तो वहां पे जो काम करते हैं, ठीक है, माइंस में प्लांटेशन, वर्कशॉप, कंस्ट्रक्शन, एयरवेज, ट्रैमवेज होती हैं जो एक सिटी लाइन में चलती है ना, जिनका ट्रैक होता है, पैसेंजर वाली ट्रैम, मतलब ट्रैमवे इज लाइक नॉट रेलवेज, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर ट्रेन, इट्स अ ट्रैमवे दैट इज इन अ पर्टिकुलर ट्रैक, उनका अलग ट्रैक होता है। तो ये वहां पे भी जो काम करते हैं वो भी इसमें आते हैं, ट्रैमवे में, एयरवेज में, डॉक वॉफ में, लैंड वेसल्स में, राइट?
तो ये जो वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाया वाटर बॉडीज, तो इनलैंड वेसल्स में काम करते हैं। तो ये माइंस में प्लांटेशन, वर्कशॉप, कंस्ट्रक्शन सबको इंक्लूड करा। मैंने क्या बोला, फैक्ट्री में, आपके रेलवेज में, आपके इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट, ये आपके अदर एस्टैब्लिशमेंट्स में आ जाता है। ठीक है, ट्रामवे, मोटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस अदर देन नेवल, एयरफोर्स, उनके लिए अलग लॉ है। डॉक, वॉर्फ, जेटी, इनलैंड वेसल्स, माइन, प्लांटेशन, वर्कशॉप, राइट। एस्टैब्लिशमेंट जो कंस्ट्रक्शन में है, तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में जहां वर्कर काम करते हैं वो इसमें आता है। वेजेस की डेफिनेशन क्या है? एनी रेम्युनरेशन पेएबल एज टू द एम्प्लॉय, एनी रेम्युनरेशन फॉर ओवर टाइम आल्सो कंसिडर्ड एज वेजेस। बोनस, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, ये वेजेस की डेफिनेशन बता रहे थे कि डेफिनेशन हमें अलग से बिल्कुल करके नहीं जानी है। एग्जाम में आपको नहीं पूछता कि डिफाइन वेजेस एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, सो इट्स नॉट गोइंग टू कम, राइट। तो वैसे भी मैं डेफिनेशन को स्किप करती हूँ, बस आपके लिए 2 मिनट रीड कर रही हूँ कि डज नॉट इंक्लूड बोनस, हाउस अकोमोडेशन, कंट्रीब्यूशन, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, स्पेशल एक्सपेंसेस, ग्रेचुटी, ये सब वेजेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रेचुटी, स्पेशल खर्चा, ये पर्टिकुलर किसी एक को मिल रहा है कोई एक्सपेंस, तो ये नहीं है कि ये वेजेस हो गया। ये वेजेस के डेफिनेशन में नहीं आती है सारी चीजें जो हाईलाइटेड है, जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पस। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन 3 बोलता है एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। एम्प्लॉयर, तो जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट ऑफ वेजेस की? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउएवर इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, इफ अ पर्सन इन नेम एज मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, मतलब कह रहे हैं वैसे एम्प्लॉयर ही है, बट अगर इन केस पर्सन आर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, if a person is named as a manager, that is responsible. In case person employed in industrial, a person responsible for the supervision and control. अभी क्या है, एक इंसान ने आपको वर्कर को रखा एंड वो चला गया कहीं, अब उसको बोला जा रहा है वर्कर को, भाई तुम्हें जिसने रखा था वो तो अभी यहाँ पे छुट्टी पे है, वो तो तुम्हें अब पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं हो रहा, जस्ट टू एस्केप, है ना, एस्केप करने के लिए बोल दिया गया कि वो तो यहाँ पे नहीं है। तो लॉ कह रहा है कि भाई अगर कोई इंसान नहीं भी है और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वर्कर, तो वहां पे जो देखरेख कर रहा है मैनेजर है वहां का, या वहां पे जो सुपरविजन कर रहा है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। नॉमिनेटेड पर्सन, कोई लोकल एरिया, कोई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पे जो भी नॉमिनेटेड पर्सन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक द पेमेंट, वो करता है। ठीक है, एनी पर्सन एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अगर आप जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर जिसने आपको रखवाया है वो आपको पैसे देगा। Who that person is responsible for payment of wages. Designated by employer any responsible person. The person responsible to the employer, the person so nominated, the person so designated shall be responsible. तो अगर एम्प्लॉयर नहीं है किसी रीजन की वजह से, तो किसी को रख के गए होंगे, किसी को काम दिया होगा, डेजिग्नेट किया होगा, डेलीगेट किया होगा काम, तो दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। सो व्हाई लॉ इज टेलिंग यू ऑल दिस? बोलोगे मैम ये तो प्रिजम्पशन है कि भाई एम्प्लॉयर ही पेमेंट करेगा, बट लॉ नीड्स टू make sure make sure that if the person is not available there, so the other person that is appointed by a employer is responsible for payment of wages, right? Just a second. Next is fixation of wage period. Fixation of wage period. वेज पीरियड क्या होता है? वेज पीरियड होता है कि जो आपको वेजेस का, एक पे वेज हुई, दूसरी वेज पेमेंट का जो टाइम इंटरवल होता है, महीने के महीने वेजेस मिलती है। अगर सोचो, अगर वर्कर को आज पेमेंट हुई सपोज 1 जनवरी को, दूसरी पेमेंट हो रही है 15 फरवरी को, तीसरी पेमेंट हो रही है 10 मार्च को, फोर्थ पेमेंट हो रही है 15 अप्रैल को, सो दैट्स अब्सर्ड। कभी एक महीने में पे कर रहे हो, कभी 45 डेज में, कभी 60 डेज में, सो दैट इज नॉट राइट। यहाँ कह रहे हैं every person responsible for payment of wages, जो आपने पीछे पढ़ा, employer and anybody designated by employer, shall fix wage in respect of wages shall be payable, no wage period shall exceed 1 month. 15 दिन में पे कर दो, 20 दिन में कर दो, चलेगा, लेकिन 1 मंथ से ज्यादा आप वेज पीरियड नहीं रख सकते हो। टाइम पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन 5 बोलता है वी स्पेसिफाई द टाइम पेमेंट द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन, चाहे वो रेलवे में, इंडस्ट्री में है या कहीं पे भी जगह है, he shall be paid before the expiry of 7th day. तो मंथ का जब 7वां दिन होता है, उससे पहले पहले वर्कर को पे कर दो उसके पूरे मंथ का वेजेस।
The wages of every person employed upon or in any other railway or industrial or other establishment shall be paid before the expiry of 10th day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable. तो जैसे ही महीना खत्म हुआ उसका जो 10th डे आएगा 10th डे से पहले पहले पे कर दो. रेलवेज और अदर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में ऐसे देखा जाता है. वैसे मोस्ट लाइकली इट इज 7th डे, राइट? मतलब 7 तारीख को आप पे कर दो. एंड बाकी जगह जो यहाँ लिखा है डॉक वॉक जेटी आप कहीं पे भी काम करते हो तो 7th डे है. रेलवेज में या किसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में 10th डे ले लिया जाता है. तो अब ये मैम कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? ये आ सकता है जैसे वही एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, उसमें छोटी बातें पूछ सकता है आपको. वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड by or on behalf of the employer, the wages earned by him shall be paid before the expiry of second working day from the day on which the employment is terminated. तो यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि अगर किसी की एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाती है किसी वर्कर की कि भाई तुम कल से मत आना, ठीक है, वो कहेगा ठीक है मैं कल से नहीं आता, मेरे 20 दिन के पैसे दे दो, तो 20 दिन के पैसे दे देंगे 2 दिन के अंदर अंदर. आप उसको टाल नहीं सकते वर्कर को. अब ये लॉ क्यों बताया गया है, ये सारी बातें लॉ में क्यों लिखी गई है कि आप वर्कर को किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉइट ना कर सके, वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, वर्कर को ये सारे लॉ उनके बेनिफिट के लिए दिए जा रहे हैं कि भाई अगर कल को उनकी जॉब आप टर्मिनेट करते भी हो, एम्प्लॉयर करता भी, एम्प्लॉयर का राइट है, वो अगर नहीं चाह रहा किसी वर्कर को रखना तो वो मना कर सकता है, पर उसका सेटलमेंट कितने दिन में होगा? एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे. The employment of any person establishment is terminated due to closure of the establishment for any reason other than weekly or as recognized holiday. The wages shall be paid before the expiry of second day of the day on which employment is terminated. तो दोनों ही केस में when employment is terminated, चाहे वो reason employer था या वो reason closure of business है, ऐसा भी हो सकता है ना कि जो फैक्ट्री का ओनर है या ऑक्यूपायर है या जो एस्टैब्लिशमेंट का ओनर है वो बोले कि मुझे और काम नहीं चलाना, मतलब बिजनेस हम क्लोज कर रहे हैं, उनकी उनकी मर्जी, उसमें कोई गलत बात नहीं है. तो आप वर्कर को कितने समय में पेमेंट कर देंगे? क्लियर, 2 वर्किंग डेज में, राइट? The appropriate government may by general or special order exempt such extent and subject to condition as may be specified in the order the person responsible for payment of wages to person employed upon on railway on daily rated worker in PWD of the appropriate government from the operation. All payment shall be made on a working day. तो यहाँ कह रहे हैं जो आपने पीछे चीजें पढ़ी हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऊपर नीचे एग्जेम्प्ट कर सकती है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, रेलवेज या अदर एस्टैब्लिशमेंट्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है. चलो ये तो ओनली फॉर रीडिंग पर्पस है. वेजेस टू बी पेड इन करंट कॉइन करेंसी नोट और बाय चेक और क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट. आजकल तो देखिए बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है वर्कर्स का, तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट भी हो सकता है. आप कॉइन नोट्स में इसलिए बोल रहे हैं कि यू कैन पे इन कैश ऑल्सो, चेक ऑल्सो एंड क्रेडिटिंग द वेजेस इन बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे कह रहे हैं प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द इंडस्ट्रियल अदर एस्टैब्लिशमेंट द एम्प्लॉयर ऑफ विच शैल पे टू एवरी पर्सन द वेजेस ओनली बाय चेक और क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट. वर्कर कह रहा है मुझे चाहिए कैश में, अभी गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि ये वाली इंडस्ट्री सिर्फ बैंक में करेगी, तो फिर बैंक में ही करना पड़ेगा, राइट? लेकिन 4 माध्यम है, आप कैश, कॉइन, नोट्स, करेंसी नोट एंड चेक या क्रेडिट भी कर सकते हो बैंक अकाउंट में. डिडक्शन फ्रॉम वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय. अभी देखो डिडक्शन क्या होता है ना, डिडक्शन होता है पैसे काटना. अभी तुम कहीं काम कर रहे हो और तुम्हारे पैसे काटे जा रहे हैं, तो कुछ हुआ होगा तभी पैसे काटे जा रहे हैं. बट वर्कर के केस में देखा जाता था कि उनको पेमेंट करने से पहले बहुत ज्यादा अनऑथोराइज डिडक्शन होती थी. डिडक्शन एम्प्लॉयर का राइट है, डिडक्शन एम्प्लॉयर कर सकता है. एम्प्लॉयर कह रहा है कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे डिडक्शन करनी है, तो गुड इनफ, आप करिए डिडक्शन. बट अनऑथोराइज्ड डिडक्शन इज नॉट अलाउड बाय लॉ. लॉ कह रहा है कि हम जो डिडक्शन बता रहे हैं आप वो डिडक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप डिडक्शन करते हैं तो वर्कर एम्प्लॉय कैन रेज देयर वॉइस, ठीक है. सेक्शन 7 कह रहा है वी ऑफ द एक्ट वी अलाउ डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग. फाइन लगाया, कोई वर्कर ने कुछ गलत करा, फाइन चलेगा. एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आप माइनस कर सकते हो, डैमेज कर दिया वर्कर ने आपका कुछ, बिल्कुल आपका राइट है, आप माइनस कर दीजिए. हाउसिंग अकोमोडेशन आपने दी हुई है वर्कर को, उसका आप वेजेस में से काट रहे हैं पैसा, कोई एडवांस रिकवर करना है, लोन, कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है वर्कर ने, आप डिडक्ट कर सकते हैं. इनकम टैक्स जो भी प्रोपोर्शनेट बनता है आप कर सकते हैं.
पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज अप्रूव बाय गवर्नमेंट कि ये वेजेस का इतना हिस्सा जाएगा, वो डिडक्ट कर सकते हैं। डिडक्शन मेड विद रिटन ऑथराइजेशन, कोई ऐसी डिडक्शन है जो लॉ में नहीं लिखी पर आपने और वर्कर ने आपसी सहमति से साइन करा हुआ है कि हाँ ये डिडक्ट कर लो, तो कर सकते हैं। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगेन तुम्हें डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिडक्शन बताइए, लेकिन डायरेक्टली थोड़ा आना बड़ा स्ट्रेंज लगता है, तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एक पर्सन है, उसका इतना पैसा काटा गया ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन बाय द एम्प्लॉयर, और किस रीजन से काटा गया, क्या ये रीजन एज अ ऑथोराइज डिडक्शन है लॉ में, तो आपको बताना पड़ेगा। अब देखो एग्जाम में क्या आता है डिडक्शन, वो मैं नहीं बता रही ना, मैं तो ये बोल रही हूँ कि आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, कोई बता दिया डैमेज, तो आप कहोगे हाँ दिस इज ऑथोराइज डिडक्शन एज पर सेक्शन 7, राइट। तो ये सेक्शन 7 में ऑथोराइज डिडक्शंस हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के वेजेस से काट सकता है। Fines. What do you understand by fines? Section 8 deals with fines. It provides that no fine shall be imposed on any employed person, save in respect of such act or omission on his part or as the employer with the previous approval of state government. तो यहाँ कह रहे हैं कोई गवर्नमेंट के ही ऑर्डर के तहत अगर कुछ करा गया तो उस पर फाइन नहीं लगेगा। अ नोटिस स्पेसिफाइंग शैल बी एग्जिबिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑन द प्रीमाइसेस। अभी क्या है, किसी ने कुछ कर दिया वर्कर ने, आप वो बेचारा जब वेजेस लेने आ रहा है तुम उसको बोल रहे हो तुम्हारा ना 200 रुपए फाइन, 2000 रुपए फाइन कट गया, तो कहेगा क्यों भाई ये 2000 रुपए फाइन किस बात का? आपने बोला कि ये रीजन है, कुछ रीजन दिया एम्प्लॉयर ने वर्कर को कि ये रीजन है तुम्हारा 2000 रुपए फाइन कटा। वर्कर विल बी लाइक ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ये कि 2000 रुपए फाइन है इस चीज का? तो आपने कहा ये तो कहीं नहीं लिखा, तो आपने कहा तो वर्कर कैन से ना कि ये तो इम्प्लाइड नहीं है। हर एक कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लिखा होना चाहिए कि अगर ये एक्ट हुआ इसका इतना फाइन है। जब तक ये चीज नहीं हुई है फाइन एम्प्लॉयर नहीं काट सकता वेजेस में से। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन अंटिल ही हैज बीन शोइंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, राइट। क्योंकि यही चीजों की वजह से तो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है वर्कर की, कि आपको बताया भी नहीं जा रहा क्यों फाइन कटा है, कहीं लिखा भी नहीं है किस चीज का फाइन है। तो ये सारी चीजें सेक्शन 8 में लिखी है कि फाइन तभी कट सकता है जब ये चीजें हों। पहला, अगर तो कोई इम्पोज नहीं करा जाएगा, अगर कुछ ऐसा करा आपने जो एज पर द रेगुलेटेड मैनर था तो फाइन नहीं कटेगा। दूसरा, कहीं लिखा ही नहीं तो फाइन नहीं कटेगा। तीसरा, आपको एक प्रूफ दिया जाएगा कि देखो आपने ये करा तभी फाइन कट रहा। अगर आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है शोइंग कॉज के लिए तो फिर फाइन वर्कर का आप नहीं काट सकते। द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन shall may be imposed in any one wage period equal to 3% of the wages, not exceeding 3% of the wages। अब वर्कर ने नुकसान कर दिया 2000 रुपए का, ठीक है, आपको काटना है 2000 रुपए और बिल्कुल वैलिड रीजन है आपको काटना है। उसकी सैलरी है 10,000 रुपीज, 10,000 का 3% कितना हो गया बताइए, 300 रुपीज। तो आप 300 रुपए ही काट सकते हो, 2000 नहीं काटोगे, आप उसको 3% ही काटोगे। अच्छा, हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देखो वर्कर ऑलरेडी एक ऐसे सेगमेंट से है जिसमें उसकी एक होता है ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ऐसा वाला उनका सिचुएशन है। उसमें भी अगर आप उनके इतने पैसे काट लोगे तो कितनी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। सो कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग एनी वर्कर एट वर्क, तो ये कुछ प्रोविजंस है जो फाइन को लेके बनाए गए हैं। अभी अगेन डायरेक्टली पूछ सकता है तुमको फाइन को लेके, या इनडायरेक्टली पूछ सकता है, बट फाइन को लेके तुम्हें प्रोविजंस पता हो तो आप वहां लिख डालोगे, राइट। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स। 15 इयर्स 3% वाली बात, इसमें क्या था, शोइंग कॉज। हमें क्या कीवर्ड पढ़ लेने हैं ना, कीवर्ड पढ़ेंगे तो यू नो प्रीमाइसेस पे नोटिस होना चाहिए, प्रिस्क्राइब प्लेसेस पे, गवर्नमेंट ऑर्डर से अगर कुछ हुआ है तो उसका फाइन नहीं लगेगा। तो ये कीवर्ड्स है जो आप याद रखिए। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, लिख के अगर आप करेंगे तो बहुत बेटर होगा। नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डे ऑन विच इट वाज इम्पोज्ड। तो नॉट मोर देन 90 डेज के बाद आप रिकवर नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि बेचारे का आपने 2 साल तक फाइन ही काटे जा रहे हो। एवरी फाइन शैल बी डीम्ड टू हैव इम्पोज्ड ऑन द डे ऑफ विच द एक्ट और ओमिशन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वाज इम्पोज्ड, डे ऑफ एक्ट। अभी क्या है ना, लोग क्या कर रहे हैं,
तुमने ना पहले 2 महीना पहले ऐसे किया था उसका फाइन कट रहा है, नहीं, जो दिन पे जो एक्ट हुआ है तभी फाइन कटेगा। ऑल फाइन ऑल रियलाइजेशन शैल बी केप्ट इन रजिस्टर, सो दैट अगर इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करना चाहे या कल को ये बात लॉ आपके लॉ लीगल कोर्ट जाती है तो वहां पे ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि देखो इसके रजिस्टर में ये फाइन दर्ज है इस डेट का। सो एवरीथिंग हैज टू बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर्स, ऑल द फाइन्स नीड टू बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर्स, राइट। तो ये कुछ फाइन्स के बारे में ध्यान रखना है हमें। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड, सेक्शन 13 ए बोलता है एवरी एम्प्लॉयर शैल मेंटेन रजिस्टर, क्या वर्क किया, कितना वेजेस पे करा, कितना डिडक्शन हुआ, कितना रिसीट हुआ वर्कर को, ये सब मेंटेन करना जरूरी है। कितने समय तक? 3 साल। अभी how easy it is becoming for you to just have a look at the PDF and do revision of this chapter. It actually becomes very easy. Supposingly अभी अगर मैं एग्जाम दे रही हूँ, अगर मेरे पास इतना कंटेंट हो जाए और मुझे कोई टीचर रिवाइज करा रहा है वीडियोस में और इतने सिंप्लीफाइड तरीके से, so everything becomes very sorted, right? My favorite word, sorted. Anyway, claims arising out of deduction from wages or delay in payment of wages and penalty for malicious or vexatious claims. झूठे claims भी तो लग सकते हैं ना। Section 15 deals with claims arising out of deduction from wages or delay in payment of wages or penalty. इसमें बात कर रहा है आपको, it provides that appropriate government may by notification in official gazette appoint commissioner for workmen's compensation, who is going to look up the complaints. किस चीज की कंप्लेन? पेमेंट नहीं मिली हमें, हमारे वेजेस से डिडक्शन हो गई, किस चीज की कंप्लेन? क्लेम्स किस चीज के आ रहे हैं? डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, डिडक्शन की क्लेम्स आ रहे हैं, डिले के कंप्लेन्स आ रहे हैं, मैलिशियस क्लेम्स मतलब कोई झूठे क्लेम लगाए गए हैं आपके ऊपर, कोई पेनल्टी लगा दी गई है, कोई झूठी गलत पेनल्टी लगा दी गई है। विक्सेशियस क्लेम्स है, मैलिशियस या विक्सेशियस। मैलिशियस मतलब झूठी, विक्सेशियस मतलब किसी ऐसी चीज के लिए जो कराई नहीं है, उस चीज की पेनल्टी लगा दी है, तो अभी वर्कर कहाँ जाएगा? तो यहाँ सेक्शन 15 कह रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल है या स्टेट है, एज द केस में बी, उनको अपॉइंट करने हैं कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन। यहां जा सकते हो आप। एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फंक्शन एज रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विद लास्ट 2 years एक्सपीरियंस, they can take the they can be these people can be appointed to look up the claims which we are talking under section 15. क्लेम्स की बात कर रहे हैं हम, डिडक्शन कर ली गई है, डिले कर दिया गया है, या कोई मैलिशियस क्लेम्स लगा दी गए हैं, तो जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो इनके पास जा सकता है अगर इनको अपॉइंट किया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। किनको? वर्कमैन कंपनसेशन ऑफिसर को, या आपके उस एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को। Any officer of state government not below the rank of assistant labor commissioner with at least 2 years experience। वही यहां से आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है इस काम के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और अंडर एनी कॉरस्पॉन्डिंग लॉ रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर कोई ऐसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिसको अपॉइंट करा गया है, वो भी इन क्लेम्स को ले सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। Any other officer with the experience as a judge of a civil court or a judicial magistrate as the authority to hear and decide for any specified area all the claims with respect to deduction, delay or malicious claims, right? तो अगर आप एक पीड़ित लेबर हैं और अगर आपके साथ डिडक्शन हुआ है, डिले हुआ है, या आप पे पेनल्टी लगाई गई है किसी झूठे क्लेम के ऊपर, झूठे एक्शन के ऊपर, तो आप कहाँ जा सकते हैं? तो आप देखेंगे कि आपके एरिया में गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट करा है। क्या आपके गवर्नमेंट ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफिसर को अपॉइंट करा है? तो वहां जाइए। क्या आपके गवर्नमेंट ने, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, स्टेट और सेंट्रल एज द केस में भी, रीजनल लेबर कमिश्नर को अपॉइंट करा है या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को अपॉइंट करा है जिस पर 2 साल का एक्सपीरियंस है, या स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट के अंडर जो लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विद 2 years एक्सपीरियंस, उनको अपॉइंट करा गया है, या फिर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट करा गया इन क्लेम्स के लिए। यू हैव टू सी। अभी देखिए आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, 4 दीवारों में हो रहा है, कैसे पता चलेगा किसी को? कैसे पता चलेगा? यू हैव टू गो आउट एंड स्पीक अप, राइट? यू हैव टू रेज योर वॉइस। सो लेबर हैज टू गो।
अभी बच्चों को एक ये भी आता है, एक चीज आती है माइंड में, विच इज आई वुड से अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑल्सो, दैट लेबर डू नॉट इवन नो अबाउट देयर राइट्स, दे डोंट इवन नो। बट हाँ, थैंकफुली टू ऑल द आई वुड से क्या बोलते हैं उसको, वर्कशॉप्स एंड timely steps by the government taken to educate labor that see you have this right. If you have a complaint, चलो डिटेल नहीं पता, लेकिन अगर आपको कंप्लेन, आपको इस इंसान यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे अपना क्लेम दर्ज करना है, यहाँ पे कंप्लेन करना है, तो क्या है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू लेबर। ठीक है, सो ऑल थैंक्स टू द एजुकेशन प्रोग्राम दैट इज गोइंग ऑन एंड ऑफ एवरी टाइम टू एजुकेट लेबर, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया ऑल्सो, राइट। सो स्पेशल एक्सपीरियंस जज और सिविल कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिनके पास पावर है, जो ऐसे केसेस लेते हैं, सुन रहे हैं क्लेम, उनको भी गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। हाउ? बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, any deduction has been made from wages of an employed person or any payment of wages has been delayed, such person himself or legal practitioner or any official of a registered trade union authorized in writing to act on behalf or in his behalf, or any inspector under this act, or any other person acting with the permission of the authority appointed may apply for the direction. यहाँ कह रहे हैं जिस लेबर के साथ गलत हुआ है, एक है, दो है, जितने हैं वो जा सकते हैं, उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन जा सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, कोई लीगल प्रैक्टिशनर जैसे कोई वकील है वो जाके इनके बिहाफ पे कर सकता है, ट्रेड यूनियन का मेंबर है वो जाके कंप्लेन कर सकता है। कहाँ पे? जो पीछे पढ़ के आए हो, अभी जो तुमने पीछे पढ़ा है, वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। Such application shall be presented within 12 months from the date on which the deduction was made or from the date on which the payment was due, or as the case may be। कह रहे हैं भाई तुम्हारी ड्यू थी वेजेस आज, मिल रही है 2 महीने बाद, अभी जिस दिन ड्यू थी और तुमको नहीं मिली, डिले हो गई, उस दिन से 12 महीने का समय है, कंप्लेन कर सकते हो। या जिस दिन तुम्हें कम पेमेंट मिली, डिडक्शन कर दी गई, उस दिन से 12 महीने है, कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एंड 12 मंथ्स के बाद भी दिया जाता है if the worker satisfied to the satisfy the authority that I had the sufficient cause for not filing the complaint। भाई हमें लेट हो गया, हमें एम्प्लॉयर बोलता रह गया कल दूंगा कल दूंगा, कल कल करते करते 12 महीने निकल गए, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो अगर सफिशिएंट कॉज है तो आपको और एक्सटेंशन मिल सकता है। A claim shall be disposed as far as practicable within a period of 3 months from the date of registration। कह रहे हैं ये जो कंप्लेन है ना, ये 3 महीने में हो जानी चाहिए, एंड प्रॉपर्ली इसका जो डिस्प्यूट है रिजॉल्व हो जाना चाहिए। इट शेल नॉट टेक 3 इयर्स। लेबर की बात है, लेबर को पहले पैसा कम मिलता है और उसके डिडक्शन, उसकी डिले पेमेंट को आप इतने टाइम लगा दोगे रिजॉल्व करने में, तो नहीं चलेगा। तो क्लेम शैल बी डिस्पोज्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। It may be noted that the period of 3 months may be extended if both the parties to the dispute agree। अब दोनों पार्टी को बिठाया गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को बिठाया गया, उसको बोला गया कि भाई तुमने डिले करा, उसने बोला थोड़ा और डिले होगा, पर 3 महीने में रिजॉल्व नहीं हुआ तो चलेगा। लेकिन मैक्सिमम कोशिश होती है कि लेबर की जो कंप्लेन है, क्लेम है, वो 3 महीने में रिजॉल्व हो जाए। कौन करेगा? अगेन कौन करेगा? जो भी आप पीछे पढ़ के आए हो। पीछे मतलब ये जो पढ़कर आप आए हो, सेक्शन 15 15 is my 615 is my favorite number। चलिए एनीवे 15 पढ़कर आए हो आप। 15वें सेक्शन में क्या बोला गया आपको कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा इनमें से किसी भी अथॉरिटी को, सो दे आर एलिजिबल टू टेक द क्लेम्स बाय वर्कर। किस बात के क्लेम्स? पैसा लेट दिया, डिडक्शन कर दिया, हम पे झूठी पेनल्टीज लगा दी, फॉर दैट पर्पस, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा ये क्लेम जो है ये बिल्कुल 12 महीने में कर देने चाहिए, राइटिंग में करते हैं, कौन करता है वो बता दिया, उसके बाद 12 महीने में करिए, और जो क्लेम आएगा अथॉरिटी के पास उनको 3 महीने में रिजॉल्व करना है। No direction for payment of compensation shall be made in case of delayed wages if the authority is satisfied that the delay was due to। अभी देखो डिले हो गया, अब कोरोना वायरस का टाइम था, उस टाइम पे कितनी इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही थी, वर्कर नहीं आ रहे थे, एंड एवरीथिंग वाज एट हॉल्ट, होल इकोनॉमी, द होल वर्ल्ड वाज एट हॉल्ट, राइट, दैट टाइम। सो कह रहे हैं कि अगर भाई आपको डिले हो गया पेमेंट ऑफ वेजेस में ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन, तो अथॉरिटी आपकी कोई डायरेक्शन नहीं देगी वर्कर एम्प्लॉयर को, जैसे कोई बोनाफाइड एरर हो गया, कोई एरर जो बिल्कुल जेन्युइन है, टाइम लग रहा है,
कोई इमरजेंसी हो गई, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कुछ भी हो गया, द फेलियर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन टू अप्लाई, आपको बोला जा रहा है एम्प्लॉयड पर्सन तुमने ही अप्लाई नहीं करा तो डिले हो गया। तो अगर डिले किसी जेन्युइन रीजन की वजह से हुआ है तो एम्प्लॉयर को डायरेक्शन नहीं दी जाती, राइट। सो ये हमारा क्या था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। लोगे और ऐसा जो चीज लिखने वाली, जैसे मैं बोलूँ सेक्शन 15 लिख सकते हो, लिख के कर सकते हो, तो लिख के कर लो। एक चीज अगर लिख के कर लोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो हमने इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिख के कर लिया। अब मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगी कि आप डेफिनेशन लिख लो, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन लिख के करो, एम्प्लॉयड पर्सन की, वेजेस की, नेवर। जब एग्जाम में आनी नहीं तो हम लिख के क्यों करेंगे, वाई वी हैव टू वेस्ट आवर टाइम। सो हमें लिख के वो करना चाहिए जो हमें लग रहा है कि हाँ दिस कैन कम इन एग्जाम। लाइक सेक्शन 15 आपसे पूछ सकता है, तो आप, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप वो लिख के करिए, राइट। सो येट अनदर चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड फॉर रिविजन। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड this is not going to cost you anything. Even the videos that you are getting is not going to cost you anything. What you can contribute is to your support by liking and sharing the video, right? So, see you in the next session with new video, with new revision. Till then, please study hard. I know it's a lot of pressure of exams. Just before the exam, your head is just upside down. So उसमें तो मैम प्लीज ये क्या लाइक एंड शेयर बोले जा रहे हो, हमारा तो अभी दिमाग भी नहीं चल रहा है, इतना पढ़ने को है, इतना पढ़ने को है। आई अंडरस्टैंड लाइक करने में कितना टाइम लगता है एंड शेयर करने में कितना टाइम लगता है, बट एनीवे आई वुड जस्ट एडवाइस यू टू कीप योर हेड कूल, स्टे काम एंड डू एवरीथिंग। ये सारी वीडियोस जो बनाई गई है ना, इज टू इजी यू आउट। क्योंकि ऑब्वियस बात है, देखो अब टीचर रिवीजन क्यों करा रही है, व्हाई एम आई टेकिंग दीज क्लासेस, व्हाई एम आई गिविंग यू दीज वीडियोस, जस्ट टू ईज योर वर्क, ईज आउट योर वर्क, कि आप जो पढ़ाई में इतना कर रहे हैं एंड यू नो लाइक दैट। सो ये आपके 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 रिवीजन को आसान बनाने के लिए। सो आई विल से मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट। अब जैसे मैं बोलूंगी ना अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दो, तो आजकल लोग पता है क्या, आजकल लाइक सीरियसली टेल यू दैट दैट हैज बिकम अ ह्यूमन नेचर, हमें दूसरे का भला करना ही नहीं है। अच्छा मैं क्यों अपने दोस्त को फॉरवर्ड करूं, अगर मुझे मिल गई है मैम की वीडियो तो पढ़ने तो उसको खुद, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। यू नो वी आर बिकम सो कॉम्पिटिटिव एंड यू नो, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग एक जनरली में कितने सेल्फिश हो गए हैं ना, कि हमें लगता है नहीं नहीं सिर्फ हम देखेंगे, हम करेंगे, हमें हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए, हमें बाई चांस ये वीडियो मिल गई है, बस बस अब इस चैनल के बारे में बताना ही नहीं है हमें किसी को, यू नो लाइक दैट वे। बट एनी वे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, don't take it personally, see you in the next class, in the next video, and we'll be completing one more chapter. Thank you so much.